नमस्ते स्टूडेंट्स, डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम 8वीं कक्षा के सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत इतिहास का अध्ययन करेंगे और हमारे सामने है आपका चौथा अध्याय जिसका नाम है उपनिवेशवाद और आदिवासी समाज। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि इस चौथे पाठ जिसका नाम उपनिवेशवाद और आदिवासी समाज है, इसके अध्ययन के क्रम में जो हम रणनीति बरतेंगे वो ऐसा है कि इस पे मैं कुल 4 वीडियो आपके लिए तैयार करूँगा। तो ये पहला वीडियो है जिसमें आपको पाठ्य विषय होंगे। दूसरा जो वीडियो है वो भी पाठ्य विषय का ही होगा और इसके अलावे जो 2 और वीडियो होंगे वो प्रश्नोत्तरी से संबंधित होंगे, जिसमें मैं कुछ MCQ क्वेश्चन और कुछ लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चन होंगे तो उनके संदर्भ में आपको बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि आप 8वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं और आपको अभी कुछ समय के बाद ही बोर्ड की परीक्षाएं देनी है। तो आप इस चैप्टर को ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए, इसको ध्यान से समझने का प्रयास करिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, अभी हम लोग सबसे पहले देख लें कि इस चैप्टर में वास्तव में हमें पढ़ना क्या है। तो इतना तो आप समझ गए कि हम कुल 4 वीडियो बनाएंगे, 2 पाठ्य विषय से संबंधित और 2 प्रश्नोत्तर से संबंधित। ठीक है स्टूडेंट्स? अच्छा, एक चीज़ और है स्टूडेंट्स कि चलिए आप अपना पाठ्य पुस्तक भी खोल लीजिए और अपने पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 44 पे आपको फोकस करना है। तो पेज नंबर 44 से लेके 56 तक, 44 से 56 तक ये आपका समूचा चैप्टर है। ठीक है? तो अब हम लोग सीधे चलते हैं इस पाठ का जो शीर्षक है उसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, आपके पाठ का नाम है उपनिवेशवाद और आदिवासी समाज। तो इसमें 2 अलग अलग टर्म यूज हुआ है, एक है उपनिवेशवाद और दूसरा है आदिवासी समाज। तो पहले हम लोग उपनिवेशवाद की बात करते हैं। स्टूडेंट्स, उपनिवेशवाद की बात करने से पहले हम लोग को उपनिवेश के बारे में समझना होगा। उपनिवेश क्या होता है? स्टूडेंट्स, जो साम्राज्यवादी शक्तियाँ थीं, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, कुछ हद तक जर्मनी भी, तो ये जो देश थे ना स्टूडेंट्स, तो ये एशिया और यूरोप, एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जहाँ के देशों पे इन लोगों ने अपना अधिकार कर लिया था, अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था। ठीक है स्टूडेंट्स? जैसे मान लीजिए भारत में अंग्रेज़ों का आधिपत्य हो गया था और अंग्रेज़ों ने भारत को एक तरह से सोचिए कि जीत लिया था, यहाँ की सत्ता उनके हाथ में आ गई थी। तो जब उनकी सत्ता, जब हमारे देश की सत्ता अंग्रेज़ों के हाथ में आ गई थी तो वो यहाँ के जो हैं वो यहाँ के राजा हो गए, समझिए। यहाँ की सत्ता के संदर्भ में जो भी निर्णय लेने का जो अधिकार है उनके हाथ में चला गया। ठीक है? और हमारा देश जो है उनकी कॉलोनी बन गई। उनका क्या बन गया? उपनिवेश बन गया। तो उपनिवेश एक पीड़ित देश होता है। ठीक है? एक ऐसा देश जो कि साम्राज्यवादी शक्तियों का शिकार बन जाता है। तो स्टूडेंट्स, मैं बता दूं कि उपनिवेशवादी शक्तियों ने, जैसे कि फ्रांस ने या इंग्लैंड ने, स्पेन ने, पुर्तगाल ने, बहुत सारे देशों को अपने कब्जे में कर लिया था। तो उसी में से भारत भी था। तो भारत में जब उन लोगों ने प्रवेश किया शुरू में, तो शुरू में उनकी नीतियाँ समझ से बाहर थी। लोग समझ नहीं पा रहे थे, यहाँ के राजे महाराजे भी नहीं समझ पा रहे थे कि वो लोग क्या करने जा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे स्टूडेंट्स भारत में अंग्रेज़ों का जो है वो आधिपत्य बढ़ता चला गया, उनका शासन में हस्तक्षेप ज़्यादा से ज़्यादा होता चला गया, तो उन लोगों ने भारत को अपना उपनिवेश बना लिया, अपनी कॉलोनी बना ली और ऐसी नीतियाँ बनाने लगे जिससे कि उन्हीं को फ़ायदा होता था। ठीक है स्टूडेंट्स? तो उपनिवेशवाद जो है वो अच्छी चीज़ तो नहीं है, लेकिन इसका भी एक इतिहास है स्टूडेंट्स, तो इसको हम लोग नकार नहीं सकते हैं। ठीक है? अब है आदिवासी समाज। तो आदिवासी समाज के संदर्भ में स्टूडेंट्स हम कहेंगे कि आदिवासी समाज, सच पूछिए तो भारत के समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है स्टूडेंट्स। और भारत के सच पूछिए तो कुल जनसंख्या का लगभग 11 से 12% लोग जो हैं वो आदिवासी हैं।
तो ये आदिवासी कौन लोग हैं, हम किसको कहेंगे कि वो आदिवासी हैं। तो आदिवासी स्टूडेंट्स सच पूछिए तो ज़्यादातर आदिवासी जो हैं वो चाहे किसी भी राज्य में हो, छत्तीसगढ़ में हो, झारखंड में हो, उड़ीसा में हो, या फिर राजस्थान गुजरात में हो, या सुदूर अंडमान में हो। अंडमान टापू में भी बहुत सारे प्रिमिटिव ट्राइब के लोग हैं, आदिवासी हैं। तो ये आदिवासी हैं, इनका एक अलग जो है कल्चर होता है, इनकी एक अलग संस्कृति होती है, अलग भाषा है ना। और इनके यहाँ वर्ण व्यवस्था भी नहीं है, ठीक है। और ये लोग जो हैं प्रकृति पूजक होते हैं, बहुत शांति प्रिय लोग होते हैं। और ये लोग सच पूछिए तो प्रकृति की गोद में रहना पसंद करते हैं। ये लोग जो है प्रकृति का दोहन भी इन लोगों को पसंद नहीं है। जंगलों में रहते हैं लेकिन इन लोगों को वन विनाश से कोई मतलब नहीं है। वन का जो उपज है उसका ये लोग उपयोग करते हैं स्टूडेंट्स, है ना। लेकिन ये लोग कभी भी वन के साथ छेड़छाड़ नहीं करते हैं। हजारों वर्षों का इनका इतिहास है। ये लोग जो हैं शांति प्रिय लोग होते हैं और कभी भी किसी को कष्ट नहीं देते हैं। हाँ, दूसरे लोगों से इनको कष्ट जरूर हुआ है स्टूडेंट्स, तो ये ऐतिहासिक इसका प्रमाण है। और ख़ास करके जो अंग्रेजी शक्तियाँ जो हैं, ब्रिटिश पावर जब भारत में प्रभुत्व जमा लेती हैं तो आदिवासी समाज पर तो उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है स्टूडेंट्स। तो ये चीज़ हम लोगों को समझना है। तो अब आप समझ गए होंगे कि हम किन बातों को आपको बताना चाह रहे हैं, उपनिवेशवाद क्या है और आदिवासी समाज क्या है। तो आदिवासी समाज के बारे में और एक बात जान लीजिए स्टूडेंट्स, कि जैसे मैंने आपको अभी बताया कि भारत के कुल जनसंख्या का लगभग 11 से 12% लोग आदिवासी हैं। और स्टूडेंट्स ये भी जानिए कि आप सोचिएगा कि कोई एक प्रकार का आदिवासी होगा, जी नहीं, बहुत तरह के आदिवासी हैं। अभी आप देखिए, मैंने एक नक्शा भी ड्रॉ किया हुआ है, एक मैप ड्रॉ किया हुआ है, इसमें बहुत सारे आदिवासी जातियों के नाम आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, आप इसमें देख सकते हैं। तो और आपका जो पाठ्य पुस्तक है उसमें भी स्टूडेंट्स एक मैप दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारी जातियां हैं। जैसे आप झारखंड क्षेत्र में देखेंगे तो यहाँ संथाल हैं, मुंडा हैं, उरांव हैं, हो है। उसी तरह से यदि आप पूर्वोत्तर भारत में जाएंगे तो वहाँ नागा है, खासी है। उसी तरह से यदि आप छत्तीसगढ़ में जाएंगे तो वहाँ बैगा जनजाति के लोग हैं, गोंड हैं, है ना। उसी तरह से राजस्थान का जो क्षेत्र है वहाँ पे आपको भील नज़र आ जाएंगे, है ना। उत्तराखंड वाले क्षेत्र में चले जाएंगे तो वहाँ भोटिया नज़र आएंगे। हिमाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में आप चले जाएंगे तो वहाँ वन गुज्जर नज़र आएंगे, गद्दी समुदाय के लोग नज़र आएंगे, है ना। बक्खल समुदाय के लोग जो हैं वो पाए जाते हैं कश्मीर वाले क्षेत्र में। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो है, बंजारा समुदाय, उसको मैं कैसे छोड़ दूं। बंजारा समुदाय के जो लोग हैं वो महाराष्ट्र में हैं। इसके बाद वो लोग आपको दक्षिण में हमारा आंध्र प्रदेश है वहाँ पाए जाते हैं, तेलंगाना में हैं। तो इस प्रकार से आदिवासियों का एक बहुत बड़ा समूह है। सारा समूह जो है अलग अलग हैं, उनका जो है रहन सहन अलग है, उनकी बोल चाल अलग है, उनका खान पान अलग है, उनके तौर तरीके अलग हैं। लेकिन सभी जो हैं वो सच पूछिए तो सारे आदिवासी जो हैं वो किसी भी क्षेत्र में रह रहे हो बहुत शांति प्रिय लोग होते हैं। तो ये हम लोगों को समझना होगा स्टूडेंट्स। तो जब ब्रिटिश पावर जब आते हैं जब सत्ता में, तो आदिवासियों के साथ वो लोग जो है क्या करते हैं और किस तरह का व्यवहार करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं या बुरा व्यवहार करते हैं, या कि आदिवासियों के रहन सहन पे अंग्रेजी नीतियों का जो है प्रभाव गलत पड़ता है, क्या होता है, ये सारी बातें हम लोगों को इस चैप्टर में जानना है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए अब यहाँ पे एक भारत का आपको मानचित्र, अभी मैं जैसे बता रहा था कि भारत का मानचित्र आपके पाठ्यपुस्तक पर है। देखिए आपके पाठ्यपुस्तक पे जो मानचित्र है उसी का ये अंग्रेजी वर्जन है स्टूडेंट्स। आप इसमें देख सकते हैं उत्तर में आपको कश्मीर से लेके दक्षिण में कन्याकुमारी तक, है ना, और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेके पश्चिम में गुजरात के कच्छ के रण तक कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है स्टूडेंट्स जहाँ पे आदिवासी लोग नहीं रहते हों। सभी जगह आदिवासी रहते हैं। ठीक है। तो अब आगे स्टूडेंट्स कि जैसे हम लोग आदिवासी समुदाय के बारे में यदि हम लोग पढ़ना चाहेंगे तो निश्चित रूप से हम लोगों को आदिवासी समुदाय के बारे में बहुत कुछ ऐसा है जो हम पढ़ सकते हैं, उनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आगे चल कर के हम
जो है कि विशेषज्ञ भी हो सकते हैं आदिवासी। तो स्टूडेंट्स, अब चलिए हम लोग सीधे सीधे देखते हैं कि आपके पाठ्य पुस्तक में और क्या क्या चीज़ें दी हुई है जो कि आपको जानना है। तो हम लोग स्टूडेंट्स शुरू करते हैं झारखंड से, अपने राज्य से ही हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि झारखंड राज्य में भी तो बहुत सारे आदिवासी हैं। झारखंड राज्य में आपको यदि देखा जाए तो कुल 32 प्रकार के जो हैं यहाँ पे जनजातियाँ हैं। तो इन 32 प्रकार की जो जनजातियों में जो सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय है वो है संथाल, ठीक है। इसके बाद दूसरा उरांव है और तीसरा हो है ना। और इसी तरह से और भी हैं, मुंडा समुदाय के लोग भी हैं। तो एक तरह से मतलब झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में इनका वर्चस्व है। और कई जिलों में तो आदिवासियों का जो प्रतिशत है वो 70% से भी ज़्यादा है। जैसे पश्चिमी सिंहभूम है, सिमडेगा है, यहाँ पे आदिवासियों का प्रतिशत बहुत ज़्यादा है। ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, इस पाठ को पढ़ने के क्रम में मेरा एक निवेदन होगा आपसे कि आप इस पूरे चैप्टर को एक बार पढ़ डालें, ठीक है। आप शुरू से लास्ट तक इस चैप्टर में जो कुछ भी दिया हुआ है उसको कोशिश करें अच्छी तरह से पढ़ जाने का। जब स्टूडेंट्स आप पढ़ जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से जब आप वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको जो है विषय वस्तु कहीं बेहतर समझ में आएंगी, ठीक है। तो एक बात जान लीजिए कि हम आदिवासी समाज की तो बात करेंगे ही, झारखंड के आदिवासी समाज को विशेष करके हम फोकस करेंगे। और इसमें मैं कई चीज़ों को आपको बताने वाला हूँ। जैसे मैं बिरसा के उलगुलान के बारे में मैं बताऊँगा, ठीक है। जो बिरसा भगवान माने जाते हैं हमारे झारखंड क्षेत्र में, तो बिरसा के उलगुलान के बारे में तो मैं आपको बताऊँगा ही। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, मैं आपको संथाल विद्रोह के बारे में भी बताऊँगा, ठीक है। तो ये संथाल विद्रोह क्या था, बिरसा का उलगुलान क्या था, खरवार विद्रोह के बारे में भी मैं बताऊंगा स्टूडेंट्स। असल में स्टूडेंट्स, झारखंड क्षेत्र में आदिवासियों के संघर्ष की एक अंतहीन कहानी है। बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी कहिए उन लोगों को, उनके प्रति हम नमन करते हैं। उनको हम इस रूप में याद करते हैं कि उन्होंने अपने जीवन की कुर्बानी इस धरा, इस भूमि के लिए दे दी, ठीक है। देखिए आपके सामने भगवान बिरसा मुंडा की तस्वीर है। ये क्या कर रहे हैं, ये अपने लोगों को संबोधित कर रहे हैं। अपने लोगों माने आदिवासी समुदाय को, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। लेकिन आपको मैं एक ड्यूटी सौंपता हूं कि आप पहले इसके पेज नंबर 44 से लेकर 56 तक आप इसको एक बार पढ़ जाएं। स्वाभाविक रूप से जब आप पढ़ चुके होंगे तो आपको सब्जेक्ट मैटर समझने में सहूलियत होगी और मैं जो बता रहा हूँ वो सारी बातें आपको समझ में आएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे जो तस्वीर है, अभी मैं जैसा बता रहा था कि मैं आपको ना सिर्फ बिरसा के उलगुलान के बारे में बताऊंगा, बल्कि कि मैं आपको 1855 के संथाल विद्रोह के बारे में भी बताऊंगा। स्टूडेंट्स, हम लोग 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं, हम लोग सिपाही विद्रोह की बात करते हैं, लेकिन हम लोग 1855 के संथाल विद्रोह को भूल जाते हैं। स्टूडेंट्स, इस विद्रोह में 10,000 के आसपास संथाल विद्रोही शामिल हुए थे और हजारों मार दिए गए थे। तो इतनी बड़ी कुर्बानी, इतना बड़ा बलिदान, इसको इतिहास में स्थान मिलना चाहिए स्टूडेंट्स या नहीं मिलना चाहिए? आप क्या समझते हैं, मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। तो स्वाभाविक रूप से इन चीज़ों के महत्व को आपको समझना है। जब आप झारखंड क्षेत्र में रहते हैं तो इस बात को याद रखिए कि यहाँ की धरती, यहाँ की भूमि बलिदानियों की भूमि है।
ठीक है। ये नहीं कि हम अपनी परंपरा से कट जाएं, हम अपने बलिदान को भूल जाएं, नहीं, वो गलत होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। अब आपको इसके आगे वाले वीडियो का इंतज़ार करना है। इस वीडियो को आप आराम से देखिए। कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको नहीं समझ में आएगी। आप झारखंड में रहते हैं और यहाँ की समस्याओं को भी आप देख रहे हैं, यहाँ के आदिवासी समाज को भी आप समझ रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ और आप अगले वीडियो का इंतज़ार करें।